हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर्स मैं आपको शुरू कर रहा हूं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 8 हो गया महा क्रैश कोर्स का। 8वें लेक्चर में देखिए मैंने आप सभी से एक बात कही थी कि 100 डेज में हम ये महा क्रैश कोर्स का आपका टोटल सिलेबस जो है कंप्लीट करा देंगे। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में माय डियर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग किस चैप्टर को कितने दिनों में ख़त्म करने वाले हैं। तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था माय डियर उसको हम लोग 15 लेक्चर्स में ख़त्म करने वाले थे। तो 15 लेक्चर्स में आज हमारा ये 8वां लेक्चर है और आज के लेक्चर्स के साथ ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखेंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे। यानी अभी भी टोटल हमारे पास 7 लेक्चर हैं और इसमें हम बहुत आसानी से ख़त्म कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके 15 लेक्चर हैं माय डियर। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर 100 डेज मैंने बोला है तो 100 दिनों में 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा माय डियर। बस आपको करना ये है, डेली वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, नोट्स का रिविज़न करना है और इस तरह से आप जब कर रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आपसे माय डियर बहुत आसानी से बन जाएंगे। और आपको इसके साथ साथ एक काम करना है, हर वीडियो को शेयर करना है। तो आप सभी को मैं एक और सजेशन देना चाहता हूँ। आज क्या सजेशन है कि आप सभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ने के साथ साथ आपको एक काम और करना है। वो क्या? क्वेश्चंस बैंक जो भी जिस भी बोर्ड के आप हैं, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, उड़ीसा बोर्ड हो, किसी बोर्ड के हो, आपको क्वेश्चन बैंक अपने अपने बोर्ड की पढ़नी पड़ेगी। यानी कि जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें लास्ट के 8-10 साल के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन जो है आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। नोट्स पहले पढ़ लीजिए, फिर वो क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमने पढ़ा है क्या वाकई में यहाँ से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं या नहीं। फिर आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए माय डियर। तो चलिए चलते हैं, आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 8 हम लोग का आज शुरू हो रहा है। इसमें हम लोग जो गॉस थ्योरी माय डियर पढ़ रहे थे, गॉस की जो एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, तो हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशन हैं। 3 एप्लीकेशंस था जिसमें पहला एप्लीकेशन था माय डियर जिसमें आपको एक लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें निकालना था। मतलब एक वायर था और वायर में चार्ज चारों ओर फैला था और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। दूसरा जो था उसमें आपको क्या आ गया, सेकंड नंबर में एक सीट ला दिया गया, एक पूरी की पूरी सीट लाई गई और सीट पे चारों ओर चार्ज फैला हुआ था और उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अब जो थर्ड नंबर एप्लीकेशन है वो बोलता है स्फेरिकल सेल के बारे में। एक सेल है, एक गोलीय सेल है, स्फेरिकल सेल है और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जो अगर मैं आइडिया आपको मैं बता दूं कि जो 3 एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, किसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो 3 ये पढ़ने हैं एप्लीकेशन, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपका यही है। यानी कि सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में यही वाला डेरिवेशन आता रहता है। लेकिन जो बच्चे माय डियर सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक तरह से खुशखबरी है क्योंकि जो सिलेबस में कटौती की गई है उसमें इस वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। तो जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं माय डियर उनको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। लेकिन जो बिहार बोर्ड के हैं अभी भी सिलेबस में माय डियर कोई कटौती नहीं की गई है, कोई बदलाव सिलेबस में नहीं किया गया है बोर्ड की ओर से, तो आपको ये पढ़ना है। हाँ, आगे हो सकता है कि ये सिलेबस में बदलाव हो जाए, जब हो जाएगा तब आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं हुआ है इसलिए हम इसे पढ़ के चलेंगे ही चलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। मतलब गॉस का जो एप्लीकेशन है 3, उन तीनों एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में यही वाला एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये थर्ड नंबर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। कोई सेल है, उस सेल पे चारों ओर आवेश फैला हुआ है और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड माय डियर कैलकुलेट करनी है। तो बोला सर अगर ऐसा कंडीशन है तो कभी भी अगर हमें पूछता है तो यहाँ 2 कंडीशन होती तो 3 कंडीशन है, पर नॉर्मली हम 2 ही कंडीशन लेकर के माय डियर चलते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो पहली कंडीशन है कि सेल के बाहर कोई पॉइंट हम लें।
देखिए माय डियर, ध्यान से समझिए। फर्स्ट देखिए, इस सी नंबर जो थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड में भी दो चीजें पढ़नी है। थर्ड में दो कंडीशन पढ़नी है। पहली कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट पे। बोला कहां? आउटसाइड दिस सेल, सेल के माय डियर बाहर। ये सेल है आपका, इस सेल से बाहर कोई पॉइंट देखेंगे, इस सेल के बाहर में हमने कोई पॉइंट पी लिया है, उस पॉइंट पी पे माय डियर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है माय डियर। तो दो कंडीशन है, एक सेल के बाहर होगा, एक सेल के अंदर होगा। एक तीसरा कंडीशन भी होता है सेल के ऊपर, तो नॉर्मली वो नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो आपको सेल के बाहर और सेल के अंदर ये आपको जानना है। तो हमने पहला नंबर इसका कंडीशन लिया हुआ है कि कहां निकालेंगे हम, सबसे पहले कहां निकालेंगे? इसके बाहर, सेल के बाहर निकालेंगे। तो हमने मान लिया सेल के बाहर ये एक सेल है जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। रेडियस कितना है माय डियर? कैपिटल आर है। और इस सेल का क्या नाम दे दिया? एस नाम दे दिया। इसका सेंटर कौन है? ओ है। और सेंटर से कितना डिस्टेंस पे माय डियर? सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने क्या किया? छोटा आर। देखेंगे ये बड़ा आर है और ये छोटा आर है। आर डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट पी ले लिया जो कहां है? सेल के बाहर है। उस पॉइंट पी पे आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है माय डियर। तो गॉस थ्योरी हमें लगानी है। तो गॉस थ्योरी लगाने के लिए हमें एक क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम इस पॉइंट पी को कंसीडर करते हुए आर को, ये जो छोटा आर है, इसको एक रेडियस कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे माय डियर? हम एक बनाएंगे, एक और एक गोला बना लेंगे, एक स्फीयर बना लेंगे। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, आप यहां से, ठीक, एक गोला हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और ये सरफेस हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पी से होता हुआ ये सरफेस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं जो डॉटेड लाइन से दिखाया है? क्योंकि हमें गॉस थ्योरी माय डियर लगानी है और गॉस के अकॉर्डिंग एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर में चार्ज होना चाहिए। तो हमने इस पॉइंट पी पे जो निकालना है, वो पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या कर दिया? एक सरफेस माय डियर ड्रॉ कर दिया। और इस सरफेस के जो भी ड्रॉ किया हमने, ये ड्रॉ कैसा होगा? जब ये स्फीयर है तो स्फीयर के चारों ओर जब खींचेंगे तो ये भी क्या होगा? एक गोला ही होगा, एक स्फीयर ही होगा। ठीक, जिसकी रेडियस कितनी होगी? ये छोटी वाली आर हो जाएगी। अब हमें बोला पॉइंट पी पे निकालना है, तो सबसे पहले आपका काम जो करते हैं हम हमेशा की तरह कि हम एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं। तो छोटा सा टुकड़ा कर लेंगे। इसका एरिया कितना हो जाएगा माय डियर? डी। पॉजिटिव चार्ज, देखिए चारों ओर इस सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला है, तो पॉजिटिव चार्ज से माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? बाहर की ओर। तो हम क्या कर लेंगे माय डियर? इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर की ओर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये फटाफट आप अपनी कॉपी में, अच्छा इस सेल का नाम दे दीजिए S1 नाम देते हैं, जो हम गॉसियन सरफेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। चाहे तो आप इस सरफेस का नाम लिख लीजिए गॉसियन सरफेस। क्यों रख रहे हैं? गॉस के नाम पे। गॉस की जो थ्योरी थी उसको लगाने के लिए जो हम सरफेस एज्यूम कर रहे थे उसको गॉसियन सरफेस हम लोग बोलते हैं। जो S1 है हमारा क्या है माय डियर? गॉसियन सरफेस है। फटाफट ये फोटो आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे माय डियर, और ये हेडिंग भी बना लेंगे। ये चीज़ है, पहली कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं सेल के बाहर वाली कंडीशन, इसे भी आप नोट करेंगे। फिर आगे बस हमें करना क्या है माय डियर? हमें करना होता है सर कि बस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से जो फ्लक्स की वैल्यू आती है माय डियर, डेफिनेशन से जो फ्लक्स की वैल्यू आती है उसको गॉस ने जो बोला है फ्लक्स के बारे में उसके इक्वल कर देते हैं, बात खत्म हो जाता है। जस्ट यही हमें करना होता है माय डियर, यही हमें करना होता है। हाँ, तो माय डियर बस हम लोग को करना क्या है? अब हमें डेरिवेशन अपना शुरू कर देना है। तो मैंने बोला अगर फोटो आप समझ गए हैं तो जस्ट फोटो के बारे में क्या करना है? आपको 2-4 लाइनें लिख लेनी होती हैं। तो इसमें लिख लेंगे कंसीडर अ स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस r, कैपिटल R, एंड सेंटर एज पॉइंट O, ठीक, एंड चार्ज प्लस Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
ओवर दी सरफेस ऑफ सेल। इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट इस बात को लिख लेंगे। क्या मान लिया, कंसीडर कर लिया कि स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस कितना है, आर है, सेंटर कौन है, पॉइंट ओ है, और चार्ज क्यू क्या है, चार्ज क्यू पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ, उसके सरफेस के ओवर द सरफेस ऑफ द सेल के सरफेस के ऊपर क्या है, प्लस क्यू चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। फटाफट लिख लेंगे। हिंदी में लिख रहा हूं इसे मिटा के मैं, इंग्लिश मीडियम वाले रुक के लिख लेंगे। लिखिए हिंदी में, माना कि किसी आवेशित गोलीय सेल की त्रिज्या r तथा केंद्र बिंदु O है तथा प्लस क्यू आवेश गोलीय सेल के सतह पर, गोलीय सेल के सतह पर क्या है, वितरित है, वितरित है। चलिए ब्रैकेट मत लगाइए, फटाफट लिख लेंगे। सेल की त्रिज्या कितनी है, आर है, केंद्र बिंदु कौन है, ओ है, और प्लस की आवेश कहाँ है, गोलीय सेल के सतह पर वितरित है। ये बात लिख लेनी है। इसके बाद क्या लिखनी है माय डियर, इसके बाद लिख लेंगे वी हैव टू कैलकुलेट, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P at a distance r from point O। फटाफट लिख लेंगे। क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ निकालनी है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O, पॉइंट O से, सेंटर से r डिस्टेंस पे हमारी क्या हो, पॉइंट है। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में लिखिए, माना कि नहीं लिखेंगे, हमें गोलीय सेल के केंद्र बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, निकालना है। फटाफट लिख लेंगे, गोलीय सेल के केंद्र पर बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान माय डियर निकालना है। बस अब जो भी लिखना था हमको लिख चुके, बहुत लिख चुके। अब डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन माय डियर नाम का है, कोई डेरिवेशन है ही नहीं इसमें एक तरह से। चलिए देखते हैं, बहुत आसान, सबसे आसान गॉस थ्योरी का जो एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन में सबसे आसान एप्लीकेशन यही है, और सबसे ज़्यादा बार माय डियर यही क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे CBSE हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो, सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है 5 नंबर के अंदर। पर CBSE ने इस डेरिवेशन को हटा दिया है इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर इसको जोड़ेगा, पर इस साल के लिए हटा दिया गया है। अब चलते हैं, करना क्या है भाई डियर, करना है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिखेंगे,
विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा माय डियर? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है माय डियर? इंटीग्रेशन ऑफ EDA कॉस थीटा होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ EDA कॉस थीटा। और हम क्या जानते हैं माय डियर, ये बताइए, हम क्या जानते हैं? थीटा क्या होता है? हियर थीटा इजकल टू 0 डिग्री, थीटा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और DA वेक्टर, जो आप एरिया लिए हुए हैं, एरिया का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कब जाएगा? परपेंडिकुलर। तो दोनों क्या होगा? सेम डायरेक्शन में। तो थीटा क्या मिल गया माय डियर? 0। थीटा क्या मिल गया? 0। तो नेट फ्लक्स क्या मिल जाएगा यहाँ से? E बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन में कौन बैठेगा माय डियर? DA। कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 0 पुट कर देंगे। और ये दिमाग में बस बैठा के रखिए कि जहां भी डेरिवेशन है हम लोग को थीटा 0 पुट कर देना है। ये बैठा के रखेंगे, आपके लिए डेरिवेशन आसान हो जाएगा। थीटा इजकल टू 0, जैसे 0 पुट करेंगे, क्यों 0 रखेंगे वो मैं आपको फोटो में समझा दे रहा हूँ। थीटा इजकल टू 0 रखेंगे, cos 0 1, तो cos 0 1 हटा देंगे, E बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन किसका होगा माय डियर? सिर्फ DA का इंटीग्रेशन होने वाला है। किसका इंटीग्रेशन होगा? DA का इंटीग्रेशन होगा। तो बोला ये तो हम जानते हैं भाई, अब DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा सर हमें? DA का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमें मिलता है सर A, यानी कि सर नेट फ्लक्स जो मिलेगा वो E इंटू A ये मिलेगा। DA का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? A मिल जाएगा। अब बोला ठीक है सर, A कितना होगा? A यानी कि एरिया, तो एरिया किसका लेंगे? जो सेल आप कंसीडर कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, उसी का ना एरिया लेंगे। गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉस थ्योरी लगानी है तो गॉसियन सरफेस का आपको एरिया लेना है। तो ये पॉइंट P को कंसीडर करते हुए जो आपने गॉसियन सरफेस माना है S1, इसका एरिया कितना हो जाएगा? सेल का एरिया कितना होता है? कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर होता है। कितना होता है माय डियर? गोला का एरिया कितना होता है? गोला का 4 पाई R स्क्वायर माय डियर होता है स्फीयर के लिए। तो यहाँ पे R कौन लेंगे? ये बड़ा R की छोटा R? तो बोला छोटा R लेंगे, तब न जाकर के आपको पॉइंट P तक आप पहुंचिएगा। तो आपको यहाँ R कौन सा लेना है? छोटा R, S1 का आपको लेना है। तो यहाँ पे जो माय डियर एरिया लेंगे वो 4 पाई R स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि सरफेस कैसा है? गोलीय सतह है, स्फेरिकल है, और स्फीयर का क्या होता है एरिया? 4 पाई R स्क्वायर होता है। छोटा R लिया क्योंकि पॉइंट P की डिस्टेंस O से कितनी है? R, यानी कि S1 का रेडियस कितना है? R है। ये ले लेंगे। बस करना क्या है? इसको इक्वेशन नंबर माय डियर 1 मान लीजिए। बात खत्म। अब क्या करना है? फ्रॉम गॉस थ्योरी, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या मिलता है माय डियर आपको? नेट फ्लक्स इजकल टू क्या होता है माय डियर? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है। Q अपॉन क्या होता है माय डियर? एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अब आपको करना क्या है? यही का जस्ट दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2, सब इक्वेशन, सब डेरिवेशन में आपको जस्ट एक ही काम करना है माय डियर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा? दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो सर राइट साइड में इसके है E 4 पाई R स्क्वायर, और इसके राइट साइड में सर क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोला हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना चाहिए, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। 4 पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो सर डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा तो लिख दीजिए, यानी कि E इजकल टू, जरा देखेंगे इधर Q था, ये 4 पाई R स्क्वायर जाकर क्या हो जाएगा माय डियर? डिवाइड कर गया। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? पहले से था, तो Q का Q रह गया, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट रह गया, अब 4 पाई R स्क्वायर जाके क्या हो गया? डिवाइड कर गया। बोला थोड़ा इसको सजा देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। अब इसको सजा के लिख सकते हैं ना? सजा के कैसे लिख सकते हैं सर? कि E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया। ये ऊपर में Q है तो Q को अलग कर दीजिए, और R स्क्वायर नीचे में है तो नीचे में R स्क्वायर लिख दीजिए। तो फार्मूला मुझे मिल गया E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और देखते हैं आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए माय डियर एक बात, ये फार्मूला तो सर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? बोला कहाँ पढ़ चुके हैं? तो बोला सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है एक सिंगल चार्ज की वजह से।
किसी एक चार्ज की वजह से, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बतानी है तो यही सर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होता है। पर यहाँ पर सर तो पॉइंट चार्ज एक था नहीं, यहाँ पे तो सेल के चारों ओर, सेल के ऊपर पूरी तरह से चार्ज क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ पे चारों ओर चार्ज फैला हुआ था। इसका मतलब तो यही हुआ सर कि चारों ओर चार्ज फैला हुआ है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया ये बराबर होता है किसके, अगर ये चार्ज सिंगल होता और सारा का सारा, मतलब ये सारा जो चार्ज जो सरफेस पे बैठा हुआ है ये सारा चार्ज एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाए, कहाँ पे, इसके सेंटर पे, यानी ये सिंगल चार्ज बन जाए। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा चार्ज माय डियर Q है तो इस पूरे चार्ज को अगर यहाँ पे सेंटर पे बैठा देंगे Q पे तो इस चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यही होगी। तो जो यूनिफॉर्मली चारों ओर चार्ज फैला हुआ है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सेम होती है, वो इक्वल होती है अगर ये सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट हो जाए, आपके इसके सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाए तो माय डियर उसके बराबर होता है। तो ये आप डेरिवेशन यहाँ तक फटाफट नोट कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। मुझे लगता है आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। मैं बोलता हूँ एक कंसेप्ट जानिए गॉस थ्योरी के अंदर कि भाई गॉस ने जो बोला है उसको और फ्लक्स का डेफिनेशन से जो फ्लक्स आती है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा उसको इक्वल कीजिए, आपकी कहानी एकदम आसान हो जाएगी, आप डेरिवेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक नोट माय डियर, नोट लिख लीजिए या कंक्लूजन, आपकी मर्जी, जो मर्जी करे आप वो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे माय डियर, यहाँ पे आप ये लिखेंगे the electric field at a point outside the spherical cell is same as if the charge is concentrated at the center of the cell। ये बात लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ पे, सेल के बाहर, सेल के बाहर जितना होगा वो सेम होगा अगर पूरा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड हो जाए, सेंटर पे। इस सेंटर बन गया सारा का सारा चार्ज अगर उठ के सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाए, ये क्यू चार्ज सेंटर पे आ जाए तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पे वो सेम होगी, कब, जब इस सेल पे चारों ओर क्या हो, फैला हो तब। तो माय डियर ये रिजल्ट आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए माय डियर। हिंदी में लिख दूं, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिख दीजिए, किसी आवेशित गोलीय सेल के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र का मान आवेश गोलीय सेल के केंद्र पर हो तब विद्युत क्षेत्र के मान के बराबर होता है। यहाँ पे कॉमन कॉमा लगा लेंगे तो आप समझ जाएंगे। किसी आवेशित गोलीय सेल के बाहर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो यदि आवेश गोलीय सेल के केंद्र पर हो जाए
तब जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा उसके बराबर होता है माय डियर। तो आप इस बात को कॉपी में नोट कर लेंगे माय डियर। तब आप अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए जो कंक्लूजन मैंने आपको लिखाया, जो रिजल्ट लिखाया, जो नोट लिखाया वो। अब माय डियर हम लोग को चलना है नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे। इसका सेकंड नंबर था माय डियर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, आउटसाइड तो पढ़ चुके माय डियर, इनसाइड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड दी स्फेरिकल सेल, गोलीय सेल के अंदर, गोलीय सेल के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या खाली विद्युत क्षेत्र लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सेकंड नंबर में पढ़ने वाले हैं। इसका सेकंड नंबर में क्या देखेंगे माय डियर की जो पॉइंट है वो कहाँ आ जाए सर, वो पॉइंट आ जाए कहाँ, अंदर में आ जाए। तो आप यहाँ चाहें तो ये फोटो जो है सर मिटा सकते हैं, आप चाहें तो ये फोटो जो है मिटा लेंगे और एक नया फोटो हम लोग ड्रॉ करेंगे। आपकी मर्जी, एक ही फोटो में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अलग अलग फ़ोटो भी बना सकते हैं। और अगर अलग अलग फ़ोटो बनाइएगा तो मेरे हिसाब से बेहतर और रहेगा, 2 फोटो हो जाएगा, मार्क्स अच्छे से मिलेंगे आपको, है कि नहीं। तो हमें बनानी है सर एक सेल, तो बोला एक सेल ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ कर लेते हैं, पिछले वाले फ़ोटो की तरह ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये रहा हमारा सेल, ये सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी होगी सर, आर होगी। ये हमारा सेल एस है। अब हमें क्या करना है माय डियर, अब हमें सर करना ये है कि सेल के अंदर में कोई पॉइंट मानना है। तो बोला ठीक है, सेल के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक पॉइंट सेल के अंदर मान लेते हैं। इस पे चार्ज आप बना दीजिए। इस सेल के अंदर कोई पॉइंट, अंदर हमने पॉइंट पी मान लिया, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी माय डियर, ये आर होगी। जैसे पिछली बार लिए थे आर बाहर ले लिए थे, अब की बार आर अंदर ले लेंगे डिस्टेंस, ये पॉइंट पी का। अब हमें निकालनी है, अगर आपको लगानी है गॉस थ्योरी, तो हम क्या करेंगे, इस आर को रेडियस कंसिडर करते हुए क्या करेंगे माय डियर, एक गोला, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे इस डॉटेड लाइन से। ठीक, ये पॉइंट पी है, ध्यान में रखेंगे। फोटो आप डायग्राम जो है फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। क्या करना है, आपकी बार पॉइंट माय डियर कहाँ ले लेना है, अंदर ले लेना है सर, अंदर लेना है बस, इसमें ज़्यादा कुछ हमको करना है नहीं। क्यों नहीं करना है सर, ज़रा देखेंगे क्यों नहीं करना है, समझिए। इसमें हमने ये माना वो माना, ये किया वो किया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लिख चुके हैं पहले भी। ठीक, पहले ही बार में लिख लिया है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लें। कंसीडर स्फेरिकल सेल, उसका सेंटर O है, रेडियस R है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ, पॉइंट P पे, कितना डिस्टेंस पे, R पे। चीज़ें सेम ही हैं, जो हमने आपको पहले लाइन में पहले भी लिखाया था, जो लैंग्वेज लिखाई थी वही लैंग्वेज यहाँ भी आपको सेम कॉपी पेस्ट कर देनी है, क्योंकि डिस्टेंसेस वही है, पॉइंट वही है, रेडियस वही है, सब कुछ वही है। बस पॉइंट बाहर था, आपकी बार पॉइंट माय डियर अंदर आ गया है, जस्ट इतना ही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अब क्या कर रहे हैं। अब बस हमको एक ही कंसेप्ट सोचना है माय डियर, क्या चलते हैं फ्रॉम, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं जबरदस्ती लिख रहा हूं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कि सर जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, या इसको हम लोग सिंपली ई कर देंगे, या ई इंटू 4πr², जैसा कि हम लोग पिछले डेरिवेशन में करते रहे हैं। ये हो जाएगा, एरिया ये हो जाएगा, और ए का कितना हो जाएगा वैल्यू 4πr², ये कितना हो जाएगा 4πr² हो जाएगा।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम, ये एक सिमिलर तरीके से जो मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं ना, उसी के फॉर्म में मैं ये लिख रहा हूं। अदरवाइज मैं यहां सिर्फ एक लाइन लिखता, डेरिवेशन खत्म माय डियर। फ्रॉम गॉस थ्योरी क्या जानते हैं कि सर नेट फ्लक्स जो होता है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यही बात है। अब गॉस में सारी कहानी यहीं पे है, मैं सिर्फ यही एक लाइन लिखता और आंसर हमारा हो जाता। हमने आपको बताया था माय डियर, गॉस थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया था कि गॉस ने बोला था माय डियर चार्ज कहाँ होना चाहिए। चार्ज सर सेल के बॉडी के अंदर होना चाहिए। जो भी सरफेस आप एज्यूम करते हैं उस सरफेस के अंदर में माय डियर चार्ज होना चाहिए। अब जरा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा देखेंगे। जब आप सरफेस ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा सेलेक्ट है सरफेस S2, पिछली बार S1 लिया था, अब की बार S2 ले लिया। अब जो सरफेस हमने गॉसियन सरफेस से डॉटेड लाइन से लिया हुआ है P, क्या आप ध्यान से देखिए इस सरफेस के अंदर में चार्ज है कि चार्ज बाहर है माय डियर? बताइए मुझे, समझाइए। अगर ये पॉइंट P है और P को पॉइंट कंसीडर करते हुए अगर हमने ये सरफेस ड्रॉ कर लिया S2 जो कि हमारा गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज बैठा है कि चार्ज इस सेल के बाहर बैठा हुआ है? बोला सर बाहर बैठा हुआ है, यानी कि जो सेल के बाहर में चार्ज है, यानी कि ये जो हम इस गॉसियन सरफेस मान रहे हैं उस गॉसियन के बाहर में चार्ज है। और मैंने आपको बताया था, एक नोट में लिखाया था माय डियर, कि अगर चार्ज आपके सरफेस से बाहर हो जाए तो उसको कंसीडर ही नहीं करना है, उसका फ्लक्स में कोई यूज ही नहीं है। इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के जो बाहर चार्ज बैठा हुआ माय डियर वो तो फ्लक्स कंसीडर करेगा ही नहीं, फ्लक्स बनाएगा ही नहीं। जो फ्लक्स बनाएगा नहीं, यानी कि इस जो नेट फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा माय डियर? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्यों जीरो हो जाएगा यहां लिख लेंगे, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस S2 माना है तो S2 लिख लेंगे। क्यों जीरो कर रहे हैं माय डियर? फ्लक्स को जीरो क्यों कर दे रहे हैं गॉस के अकॉर्डिंग? क्योंकि सरफेस के अंदर में चार्ज है ही नहीं। चार्ज कहाँ है माय डियर? बाहर बैठा हुआ है। ये लिख लेंगे, बिकॉज में हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, क्योंकि फ्लक्स जो है शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि सतह के अंदर में आवेश नहीं है। सतह के अंदर आवेश नहीं है, इसलिए विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं बार बार, गॉसियन सरफेस के अंदर आवेश स्थित नहीं है, इसीलिए विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, जब कोई आवेश ही नहीं है तो फ्लक्स कहां से एक तरह से आएगा? तो होगा ही नहीं सर। बस करना क्या है, दोनों को सर इक्वेट कर दीजिए। दोनों को जब इलेक्ट्रिक इक्वेट कर देंगे तो क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा? इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दीजिए तो E इंटू 4πr², किसको इक्वल कर देंगे? जीरो को। ये जाएगा जीरो में तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा माय डियर? जीरो। सिंपली मैं समझा देता, एक लाइन में आंसर लिखता, क्या कि भाई देखते भाई कि गॉसियन सरफेस जो S2 है उसके बाहर में चार्ज है, और बाहर में चार्ज है तो उसकी वजह से फ्लक्स होगा नहीं। चार्ज जब है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? सीधे सीधी बात, जब चार्ज ही नहीं है अंदर तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बात खत्म हो जाती है। तो ये था माय डियर हमारा इसका डेरिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट उन बोर्ड्स के लिए जिन बोर्ड में ये सिलेबस में नहीं हटाया गया है, पर सीबीएसई वालों को मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सिलेबस से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, पर बिहार बोर्ड में अभी भी माय डियर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक होता है, और ऐसा नहीं है कि एक, दोनों आता है। मतलब आपको इनसाइड भी ड्रॉप बताना होता है और आउटसाइड भी बताना होता है माय डियर। तो मुझे लगता है आप सभी को ज़बरदस्त तरीके से ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। माय डियर, अब जो है इसके बाद हम लोग को एक नोट जस्ट लिख लेना है कि आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहाँ आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। क्या नोट है मैं लिख दे रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is taken as 0
या इज जीरो, टेकन मत लिखिए, खाली जीरो लिखिए, कंडक्टर इज जीरो। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। हिंदी में फटाफट लिख लेंगे, ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि एक कंडक्टर है, कोई चालक है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। कॉज में सिर्फ एक लाइन मैं लिखाऊंगा आपको, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन कभी आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सिर्फ लिखा रहा हूँ कि क्या होगा। कारण में लिखेंगे ड्यू टू redistribution of free electron inside the conductor। हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में इधर लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम के लिख लेंगे। कारण में लिख लीजिएगा, मतलब क्या कारण है कि जीरो होता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के पुनः वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। लिख लेंगे कारण, हिंदी में चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य हो जाता है। लेकिन ये सारी कहानी किसके लिए होती है माय डियर, जब आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चीज़ों को रखते हैं तब। अब हमेशा मानते हैं कि भाई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं। आप देखेंगे इस हवा में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस एयर में हमारे चारों ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं माय डियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उनके वेरिएशंस की वजह से, चेंजिंग की वजह से लाइट्स का जनरेशन होता है। एक तरह से जो लाइट हम समझें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेवलप हो रही हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग आगे समझेंगे, आगे जानेंगे। फिलहाल जस्ट जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, ये बात लिख लीजिए जस्ट, इसमें ज़्यादा हमको दिमाग लगाना नहीं है। भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है वो 1 मिनट में मैं समझा देता हूँ, आपको लिखना नहीं है। ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे जस्ट आप वो लिख लीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है पता है, जैसे कि कोई आपका ये कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी जो है न्यूट्रल कंडीशन में होती है। ऑलवेज क्या होती है, न्यूट्रल, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, जितना प्लस है उतना क्या है, माइनस है माय डियर। ऐसे फैला हुआ है, प्लस माइनस चारों ओर फैला रहता है। ये कोई कंडक्टर है, जितना प्लस का होगा उतना माइनस का होगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। बॉडी क्या होगा, हमारा न्यूट्रल कंडीशन होगा। जैसे हम अब क्या करेंगे कि इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में माय डियर रखेंगे। जैसे कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने इस कंडक्टर को रखा, वैसे क्या होने वाला है माय डियर, आपको मैंने टॉर्क वाले कंसेप्ट में पढ़ा दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में पुश करता है, धक्का देता है, और नेगेटिव चार्ज पे अपने अपोजिट में पुश लगाता है, धक्का देता है, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। मतलब कि थोड़ी देर के बाद जैसे आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में माय डियर रखेंगे, वैसे क्या होने वाला है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे करके, सभी को फोर्स लगा करके अपने डायरेक्शन में लेकर के चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की ओर है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, धक्का की वजह से इधर आ जाएंगे। यानी कि थोड़ी, और सारे निगेटिव चार्ज क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। यानी ऐसा जैसे आप करेंगे, थोड़ी देर के बाद कंडीशन क्या होने वाली है कि सारा नेगेटिव चार्ज इस साइड और सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड एक तरह से आ जाएगा। मतलब कि अब इस हिस्से पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था और इस हिस्से पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो क्या गया, इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मूव कर गए, यानी कि इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यानी कि जो ये फेस था वो नेगेटिव फेस हो गया,
और ये फेस पे इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। देखिए पॉजिटिव आने का मतलब गलती से ये मत समझिएगा कि प्रोटॉन का मूवमेंट, आपको शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले लेक्चर में समझा दिया हूं माय डियर कि आपको प्रोटॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि वहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है, निकल गया है। तो बोला इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव कर गए हैं इधर की ओर, तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, निकल गया। तो अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये फ्रिक्शन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। अब जो ये आया ना पॉजिटिव नेगेटिव की चार्ज के बीच ये आ गया डिफरेंस जो क्रिएट हो गया, इस डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर फैला था वो सब एक तरफ मूव कर गया। क्यों मूव किया, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव किया। अब जैसे ऐसा हुआ माय डियर, वैसे क्या हो जाएगा, एक इंटरनल अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप से डेवलप हो जाता है, एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा माय डियर ई डैश, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करना शुरू कर देता है, विरोध करना शुरू कर देता है, और विरोध करते करते इसके इफेक्ट को एक तरह से खत्म कर देता है। इसीलिए ये अंदर वाला बाहर वाला एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा। यही कॉन्सेप्ट होता है। पर इतना कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत उतनी है नहीं फिलहाल, आपके एग्जाम्स में जस्ट अगर आप ये जानते हैं तो आप कर देंगे। फिर भी मैंने क्यों होता है वो सारी बातें आपको समझा दिया है माय डियर। तो कुल मिला के माय डियर इसके साथ ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे माय डियर, उस सारे के सारे टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे कवर कर लिए हैं। आपको आशा है कि जो है आप एनसीईआरटी बुक के जितने क्वेश्चन से रिलेटेड हैं फर्स्ट चैप्टर के माय डियर, वो फर्स्ट चैप्टर में अब जितने क्वेश्चन दे रखे हैं 24-25 सारे के सारे क्वेश्चंस माय डियर आप अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है माय डियर। तो आज यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे माय डियर। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा अगला टॉपिक शुरू होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग जस्ट 2 से 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद 4 या 5 लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर पढ़ लेंगे और इसके साथ 15 लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त कर लेंगे। आपको करना यही है, वीडियो पूरी देखनी है, नोट्स तैयार करनी है और वीडियो को शेयर करना है माय डियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।